नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसा हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सामान्य निर्वाचन प्रक्रिया शुभारंभ हो चुकी है। 4 चरणों में पूरे प्रदेश में चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। गोरखपुर जनपद में प्रथम चरण में 15 अप्रैल को मतदान होना है। गोरखपुर जनपद में सारे जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो प्रत्याशी हैं, सारे प्रत्याशी जनता के दरबार में अपनी हाजिरी लगाना शुरू कर दिए हैं। शुरू क्या समझिए कि वो तेज़ी से वो हाजिरी अपना लगाना शुरू कर दिए हैं। ऐसी स्थिति में जनता और जो प्रत्याशी हैं उनके बीच के जो संवाद बन रहे हैं, जो व्यवस्था बन रही है कि किस तरह से प्रत्याशी जनता के हित के लिए कार्य करेगा, उसके लिए लगातार बातचीत का सिलसिला चल रहा है। हमारा भी यही प्रयास है कि हम भी अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक ये बता सकें कि जो आपका प्रत्याशी है वो किस तरह से आपके लिए भविष्य में कार्य करेगा। यदि वो सफल होता है तो किस तरह से वो आपके लिए जो उसकी कार्य योजना है उसको किस तरह से वो क्रियान्वित करेगा। इसी संबंध में हम लगातार प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ गोरखपुर जनपद में उरुआ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत मालहनपार में ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी जयनाथ यादव जी आज हमारे साथ हैं और उनसे हम आज बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है इनका एजेंडा। एक चीज़ और मैं बताऊं कि जयनाथ यादव जी लगातार ग्राम पंचायत मालहनपार में प्रधान पद पर कायम रहे हैं। इनके प्रकारेण कभी ये रहे हैं, कभी इनके परिवार का कोई सदस्य रहा है, इनकी पत्नी रही हैं। तो अब वर्तमान समय में भी जो है जयनाथ यादव जी प्रत्याशी हैं। तो इनसे हम बातचीत करते हैं, बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं। जयनाथ जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे हमने बताया दर्शकों को, आपका नाम मैं बताया, तो मैं चाहूँगा कि एक संक्षिप्त परिचय भी आप बता दें अपना। आपके पिताजी का क्या नाम था, आपका जन्म कहाँ हुआ था, माता पिता के बारे में आप हमारे दर्शकों को जरा बताएं। आपके पिताजी कौन थे? जी, हम जयनाथ यादव, हमारे पिता श्री स्वर्गीय बेनी माधव यादव जी थे, जिनका अभी एक ही महीना पहले स्वर्गवास हो चुका है। और हमारी माता जी धानमती जी थी, उनका 4 साल के लगभग हो गया उनका स्वर्गवास हो चुका है। और अब इस बार पंचायत चुनाव में फिर हम जनता के सामने खड़े हैं और जनता से हमको जो है सम्मान भी मिल रहा है। और हम इसके आगे भी जो जनता के सामने काम किए हैं उससे जनता, हमारी सम्मानित जनता मालहनपार की हमसे संतुष्ट भी हैं। और आगे भी हम प्रयास कर रहे हैं और घूम घूम कर हर टोले में, मालहनपार के हर टोले में सबसे आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद हमको मिल भी रहा है। मतलब जनता का आशीर्वाद आपको मिल। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसे क्योंकि आप ग्राम पंचायत मालहनपार के निवर्तमान प्रधान भी हैं आप। जनता यद्यपि सब कुछ आपके बारे में जानती है, लेकिन जो हमारे नए दर्शक जो हमसे जुड़ेंगे, आपका जो जन्म हुआ था किस सन में हुआ था, कहाँ हुआ था, जरा हमारे दर्शकों को। सर, हमारा जन्म जो है सन 1956 में ग्राम मालहनपार के टोला करवनिया में सन 1956 फरवरी में हुआ था। फरवरी में हुआ था। अच्छा प्रधान जी, एक चीज़ और बताएं, चूँकि आप निवर्तमान प्रधान हैं, आप गांव के प्रधान हैं, इसलिए जो है प्रधान सब संबोधन भी हमारा निकल रहा है। आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई थी, जैसे जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय गाँव में भी शायद स्कूल नहीं हुआ करते थे, बड़ी मुश्किल से शिक्षा ग्रहण कर पाते थे लोग। तो आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई वो कहाँ से शुरू हुई थी? जी, मालहनपार में ही प्राथमिक पाठशाला है जो आज भी है। उस प्राइमरी पाठशाला में ही जो है हम कक्षा 5 तक वहीं अपनी शिक्षा ग्रहण किए हैं। उसके बाद इंटर कॉलेज जो मालहनपार है वह, उसमें हाई स्कूल तक स्कूल था और यहाँ हाई स्कूल तक हमने जो है उसमें शिक्षा ग्रहण किया है।
सन 1974 में। अच्छा, मतलब आपने हाई स्कूल तक की शिक्षा जी ग्रहण जी किया है। जी मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि जी जिस समय 1956 की बात आप बता रहे हैं, जिस जी समय आपका जन्म हुआ था, आज़ादी प्राप्त होने के 9 साल पश्चात आपका जो जी है जन्म हुआ था, और उस समय यदि हाई स्कूल शिक्षा आपने ग्रहण जी किया तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। एक सामान्य जी परिवार में जी पैदा होने वाला व्यक्ति हाई स्कूल तक अगर शिक्षा ग्रहण करता था उस जी समय, तो अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। प्रधान जी, अब हम बातचीत का जो सिलसिला है बेहतर तरीके से शुरू करते हैं। जी आप जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो बात कही जाती है, जी जो चुनाव, जो सामान्य निर्वाचन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में चल रही है, जी उसमें गांव एक बहुत ही मजबूत इकाई माना जाता है लोकतंत्र जी का। जी तो गांव में लोकतंत्र का स्वरूप बेहतर तरीके से दिखे, जी इसके लिए चूंकि लगातार आपने प्रयास किया है, आप जी पद पर रहे हैं, आगे भी लोकतंत्र की मजबूती गांव में दिखती रहे, इसके जी लिए आप जी क्या करेंगे, क्या होगा आपका एजेंडा? सर, आगे तो यही होगा। इसके पहले जैसे गांव पंचायत में धन व्यवस्था होता था, उसके तहत हमने तमाम नाली बनवाए हैं, खड़ंजा करवाए हैं, इंटरलॉकिंग बनवाए हैं, और घर घर जहां शौचालय नहीं था शौचालय उपलब्ध कराए हैं, और तमाम बुजुर्ग जो हैं 60 बरस से ऊपर वृद्धा पेंशन करवाए हैं, विधवा पेंशन कराए हैं, विकलांग करवाए हैं, जो आए लोगों को मिल भी रहा है। और कुछ ऐसा पेंशन हुआ है जो अभी सरकार का नया पेंशन में धन उपलब्ध न होने के नाते अभी वह पास होकर भी अभी उनका नया पेंशन नहीं जारी हुआ है, उसका इंतज़ार है। मतलब लगातार आप जो है इस व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा हम में आप हमेशा कार्य इस करेंगे। व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किए हैं, मजबूत भी हुआ है और आगे प्रयास करने में भी लगे हुए हैं। लगे हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए जनाब जी, गांव का आदमी आज भी जी दोयम दर्जे का समझा जाता है। जी आप जैसा जागरूक व्यक्ति जी जो आज ग्राम पंचायत का आप प्रतिनिधित्व लगातार कई वर्षों से कर रहे हैं, जी जब किसी कार्यालय में गांव का व्यक्ति जाता है तो उसके साथ जो व्यवहार होता है उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसके प्रति नज़रिया ठीक नहीं होता है, जो अधिकारियों का होता है, कर्मचारियों का होता है। तो इसके लिए जो गांव का आदमी है उसका मान सम्मान सुरक्षित रहे, इसके लिए आपने भविष्य में ज़रूर कुछ किया होगा। आगे आपकी क्या कार्य योजना है, क्या जी कहेंगे आप? जी, हमने हमेशा सहयोग किया है और कहीं ऐसी बात नहीं आई है। सबको मान सम्मान के साथ उनको सम्मान किया गया है और हम खुद भी करते हैं। तो ऐसा कहीं नहीं है कि हमारे देखने में किसी का अपमान हो, सबका सम्मान होता है और हम खुद सबका सम्मान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि प्रधानमंत्री का जो स्वच्छता कार्यक्रम है, जी पूरे देश में वो एक स्वच्छता आंदोलन के रूप में जो है जी उसको जाना जाता है। जी जी आपके गांव में जी जो स्वच्छता कार्यक्रम हो जी वो जी किस तरह से जो है क्रियान्वित हुआ, क्या कहेंगे आप? सर, उसमें तो जिस घर में शौचालय पहले से था उनको तो ज़रूरत नहीं थी, न वो मांगे न उनको दिया गया। बाकी जिन घर में शौचालय नहीं था उनके घर घर में जाकर प्रयास करके और उनको शौचालय उपलब्ध कराया गया और शौचालय बन भी गया है, उसका उपयोग भी हो रहा है। और स्वच्छता के साथ सारी जनता में यह हर घर परिवार में शौचालय बन गया है और स्वच्छता की निगाह से पूरा गांव पंचायत देखा जा रहा है। जो किसी कारण से शौचालय नहीं बनवा पाए, चाहे उनके पास उस समय ज़मीन नहीं उपलब्ध थी या परिवार संयुक्त था या परिवार कहीं बाहर रहता था, पुनः जब गांव लौटे हैं या ज़मीन उपलब्ध हो गई या वह ज़रूरत समझे तो फिर उनको शौचालय का आवेदन कर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है, जिसमें अब तक इस सेकंड फेज में 28-30 लोगों का हमने जो है ब्लॉक में भेजकर रजिस्ट्रेशन करा दिया है और उसका जांच भी हो गया है। और आगे भविष्य में आचार संहिता ख़त्म होने के बाद उनको शौचालय फिर मिलने की प्रबल संभावना है। जनाब जी, स्वच्छता में जल जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जी होती है। जी
हैंडपंपों की जो व्यवस्था सरकार के स्तर जी से होती थी, जी जो इंडिया मार्क का हैंडपंप जी था, अब सरकार ने एक नई व्यवस्था बनाया है, हर जी घर जल, हर घर नल की जी व्यवस्था जी बनाया है। तो आपके चूँकि निवर्तमान आप ग्राम प्रधान भी हैं, तो उस पर आपने कुछ कार्य किया है जी या जी आगे जी क्या है उसकी व्यवस्था? किया है सर। उसमें गांव पंचायत से उसको जो है सर्वे भी हो गया है। उसका जो है प्रस्ताव बन के पहले से जा चुका है। दोबारा फिर उसका प्रस्ताव सरकार मांगी है तो उसको भी दे दिया गया है। और उसका जो है यह नक्शा जो है दूरबीन से भी लोग आकर नक्शा उसका बना लिए हैं। हर चक रोड से, हर खड़ंजे से, हर पिच रोड से, और उसके लिए ज़मीन भी जो है आके देख लिए हैं, फ़ोटो भी खींच लिए हैं। अब सरकार की व्यवस्था है कितना जल्दी उसके लिए जल की टंकी की व्यवस्था करा देंगे। हमारे गांव पंचायत के सम्मानित जनता को बढ़िया से बढ़िया जल उपलब्ध होने लगेगा। उसके लिए हमने प्रयास पहले भी किया है, आज भी प्रयास जारी है। और हमको ऐसा लगता है कि जल्द ही जो है अगले महीने में उसका काम शुरू भी हो जाएगा। मतलब चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात हाँ। जब आचार संहिता उतर जाएगी तो वह काम जारी होगा, टंकी बनना शुरू हो जाएगा। और सरकार की मंशा है कि हर घर को जल उपलब्ध करावें और वह ताकि लोग स्वस्थ रहें, अच्छा जल पिएं और अच्छा जल पिएं। तो यह हमारा प्रयास जारी है। अच्छा जयनाथ जी, एक चीज़ और मैं बताऊं कि जो प्राथमिक शिक्षा है, जी जैसे शिक्षा को मूल अधिकार से जोड़ दिया गया हमारे संविधान में, जी हर व्यक्ति को अब साक्षर बनना ही बनना है, ये हमारे मूल अधिकार में शामिल कर लिया गया। तो प्राथमिक शिक्षा चूँकि गांव से ही जो है शुरू होती है, जी तो प्राथमिक शिक्षा बेहतर तरीके से हो, इसके लिए लगातार ग्राम पंचायत को निर्देश मिलते रहते हैं सरकार की तरफ से। तो इसके लिए और बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो ग्रामीण स्तर पर आपके गांव की विशेष तौर से, उसके लिए क्या व्यवस्था क्या आपने सोचा है? जी, हम लोग यही सोचे हैं कि तमाम सरकारी स्कूल हैं, कॉलेज हैं और यह जो है प्राइवेट भी हैं। तो बार बार जैसा सरकार का निर्देश आता है तो हम भी उसमें शेयर करते हैं। जो सरकारी मशीनरी है उनके साथ हम भी शेयर करते हैं, अलग से भी प्रयास करते हैं कि अच्छा शिक्षा पाने के लिए अच्छा माहौल बने। जब अच्छा माहौल बनेगा, घर परिवार के लोग अपने बच्चों को अच्छा माहौल देंगे तो स्कूल में जाकर अच्छा वो शिक्षा ग्रहण करेंगे। और जब परिवार शिक्षित रहेगा, माँ बाप शिक्षित रहेंगे तो बच्चों को भी शिक्षित बनाएंगे। और घर परिवार में जब अच्छा माहौल मिलता है तो बच्चे भी आगे जाकर वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, अच्छे रास्ते पे जाते हैं। मतलब प्राथमिक शिक्षा मजबूत हो, इसके लिए आपका प्रयास होगा। अच्छा, स्वास्थ्य की तरफ जरा सा हम आते हैं। जैसे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना अपने देश में जो आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया, उत्तर प्रदेश में चूँकि हम लोग रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो है उसको अपने प्रदेश में बेहतर स्वरूप उसको दिया। आपके गांव में स्वास्थ्य की जो सुविधा है उससे आप कितना संतुष्ट हैं, क्या कहेंगे आप? सर देखिए, हमारे यहाँ भी हमारे ही प्रधानी काल में यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना है वह हमारे देख रेख में बना है। लोग कुछ कर्मचारी यह कहा करते थे कि फलाने जगह लिंटर लगा तो छत टूटने लगा, पानी लगने लगा। इसलिए हमने जो है विशेष रूप से ध्यान दिया और जेई से, जो उस विभाग के जेई थे, उनसे भी मिलकर हमने कहा कि ठेकेदार ऐसा कहीं कोई गलती ना करे जिससे भविष्य में ऐसा क्षति हो जिससे कि है आम जनता का नुकसान हो, जल्द टूट जाए, जल्द चूने लगे। तो हमने भी समय देकर अपने देख रेख में उसको करवाया। उसका बढ़िया से जो है संचालन चल रहा है। जो भी सरकार की व्यवस्था है वह जो है यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग से दवा वगैरह उपलब्ध होती है और बराबर शासन प्रशासन के देख रेख में यह जो है स्वास्थ्य मेला भी कई बार लगा है।
कोरोना का जो है, कोरोना जब से चला उसमें कोरोना पे एक सवाल मैं आपसे जी। पूछ ले रहा हूँ। कोरोना का जो टीकाकरण का अभियान है, जी वो सरकार लगातार जो है उस पर ध्यान दे जी रही है। जी जी अब 1 अप्रैल से 45 साल जी जी से ऊपर के लोगों को जो है 45 साल तक के लोगों को उसमें आच्छादित कर लिया गया है। आपके गांव का हर व्यक्ति जो सरकार की व्यवस्था है, जैसे अभी तक 45 साल तक के लोग जितने लोग हैं सबको कोरोना का टीका लग जाए, इसके लिए किस तरह से आप जो है जागरूकता कार्यक्रम के तौर पर किस तरह से लोगों को आपने जागरूक किया और आगे किस तरह से आप करेंगे, क्या जी जी चाहेंगे आप? इसके पहले जो सरकार का आदेश निर्देश था कि 60 बरस से ऊपर के लोगों को टीकाकरण किया जाए, बिल्कुल। उसमें हम लोग कहकर प्रयास करके लगवाने का काम करवाए हैं। और फिर अब सरकार का निर्देश आया है 45 से ऊपर के लोगों को टीकाकरण कराया जाए, तो उसमें सहयोग करके, बता करके, समझा करके, स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचा करके टीकाकरण का अभियान चलवा रहे हैं। उसमें शासन का भी सहयोग कर रहे हैं, जनता का भी उसमें सहयोग हो रहा है। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत जो है सबसे निचली इकाई मानी जाती जी। है, सबसे मतलब एक आधार होता है लोकतंत्र का ग्राम जी पंचायत। जी और इस समय निर्वाचन प्रक्रिया चल रही है। जी गांव में लोकतंत्र का स्वरूप देखने को मिल रहा है। जी तो आप गांव में, जैसे जब विधानसभा का और लोकसभा का जब चुनाव होता है तो वहाँ दलीय राजनीति पर जो है ज़्यादा फोकस होता है। जी जी लेकिन ग्रामीण स्तर पर हमें नहीं लगता कि दलीय राजनीति या जाति पात की जो धर्म की जो बात जी, की जाती जी, है जी। उसका यहाँ कोई स्थान है। जी किस तरह से आप अपने हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि यहाँ पर न तो दलीय राजनीति काम करती है, न तो जातिवाद की कोई व्यवस्था काम करती है। जी आपसी सामंजस्य से किस तरह से जो है यहाँ की व्यवस्था काम करती है, क्या कहेंगे आप? जी, यहाँ हमको नहीं लगता है कि ऐसी कोई दलीय राजनीति या उसमें जातिवाद या कोई पार्टीवाद ऐसा जो है हमारे देखने में गांव पंचायत मालहनपार में भी नहीं है और कहीं यह कामयाब कहीं भी नहीं होता है। यह जाति विशेष पर, धर्म विशेष पर, पार्टी विशेष पर यह गांव पंचायत का कोई चुनाव नहीं होता है। ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला है, जैसा कि हमारे मालहनपार में भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जनता जो है जाति से, धर्म से, बिरादरी से, पार्टी से ऊपर उठकर अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करती है, जैसा कि मालहनपार में भी देखने को मिला भी है और आज भी आप इसके उदाहरण हैं। हम उसके उदाहरण हैं भाई, अगर जाति व्यवस्था यहाँ काम करती तो आप प्रधान नहीं होते। तो इसका मतलब है कि हम यह प्रथा लागू नहीं है। मतलब जनता गांव की भी इतनी चालाक है, इतनी जागरूक, इतनी समझ है। जी। और हमें तो लगता है कि ये गांव का जो लोकतंत्र का स्वरूप है, असली स्वरूप यही है। और यहाँ से सीख लेनी चाहिए हमारे विधायक और सांसद गण को कि यहाँ जो व्यवस्था काम करती है वही व्यवस्था पूरे देश में काम करनी चाहिए। काम करनी चाहिए। अच्छा जयनाथ जी, आप इस बार पुनः प्रत्याशी हैं जी। तो किस तरह से जो है अपने मतदाताओं से आग्रह करेंगे कि पुनः आपको एक बार सत्ता सौंपें या प्रतिनिधित्व सौंपें, क्या कहेंगे? जी, हम जनता के सामने जो घूम रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, तो घर घर जाकर आशीर्वाद ले रहे हैं और जनता से ही हम कह रहे हैं, सम्मानित जनता से अपने गांव पंचायत के, कि अगर हमारा कार्यकाल पिछला बढ़िया रहा हो तो पुनः फिर हमको आप लोग आशीर्वाद दें और बढ़िया काम किए हैं तो फिर बढ़िया काम करेंगे, उसी रास्ते पर अग्रसर रहेंगे। आप लोगों के हर सुख में, दुख में, चाहे शादी हो, ब्याह हो, जो है सुख हो, दुख हो, कहीं भी हम आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं, प्रयास भी किए हैं और मालहनपार की सम्मानित जनता इस बात को मान भी रही है कि आपने सेवा किया है, आपका सेवा बढ़िया रहा है। फिर जनता जो है हमको सम्मान और आशीर्वाद देना चाह रही है, दे भी रही है और उस काम पर हम अग्रसर हैं। फिर जनता हमको
पूरा उनके भरोसा उम्मीदों है। पर आप खरे उतरेंगे। उनके उम्मीदों पर हम खरे उतरेंगे। जनता हमारे साथ खड़ी है। खड़ी है। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा चलते चलते, एक जो जी है जी आपसे, और यद्यपि लगातार आपने प्रतिनिधित्व किया है जी अपने ग्राम पंचायत मालनपार का, अब अगर आपको जनता एक बार पुनः मौका जी देती है जी तो आपकी प्राथमिकताओं में वह 5 काम अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो क्या कहेंगे जनता से? हम 5 काम नहीं, आपको 10 काम बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम आपको उससे तो ज़्यादा कहाँ काम से आप बताएंगे। शुरुआत करेंगे जो है? अब जहाँ से आप चाहें वहाँ से हम शुरुआत कर दें। हाँ, नहीं, जैसे जो आपकी प्राथमिकता होगी, क्या आपको लगता है कि यहाँ की जनता के लोगों को, जैसे यहाँ की जो गरीब जनता है, जी जी जिनको जी पेंशन नहीं मिल रहा है, जी जिनको शौचालय अभी तक नहीं मिल पाया, जी जिनको आवास अभी तक नहीं मिल जी पाया, जी जिनको कहीं से सौभाग्य योजना से वो लाभान्वित नहीं हो पाए, जी या जी स्वास्थ्य सेवा में कहीं से कोई अगर जी उनको जी कोई असुविधा रही, जी तो जो प्राथमिकताएं होंगी आपकी क्या होंगी, जी। क्या आप बताएंगे? और सर, अब तक जिनको जो है आवास नहीं मिल पाया है, उनके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं और आगे भी प्रयास करेंगे। जिनका पेंशन अब तक नहीं मिल पाया है, उनके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। जो बच्चे खुचे हैं उनका भी पेंशन आ जाए। शौचालय की बात है, जो लोग किसी कारण से शौचालय नहीं ले पाए, उनके लिए भी प्रयास जारी है। अभी अभी सेकंड फेज में 30 लोगों का नाम गया है और उनका रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, उनका जांच भी हो गया है। और स्वास्थ्य की जो बात है, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। इस समय मालनपार में कोई वर्तमान समय में जो सीनियर डॉक्टर हैं, हेड डॉक्टर हैं, वह कुछ महीनों से यहाँ नहीं है। जो डॉक्टर साहब पहले थे वो रिटायर हो चुके हैं। जो डॉक्टर प्रभारी साहब हैं उरुआ के, उनसे हमने कई बार मिलकर आग्रह भी किया है कि कोई हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग मालनपार में कोई डॉक्टर उपलब्ध करा दें, जिससे जनता को परेशानी न उठानी पड़े, दूर न जाना पड़े। वो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही हम व्यवस्था करा देंगे, कोई डॉक्टर वहाँ मतलब चिकित्सक की उपलब्धता सुनिश्चित कराएंगे। ये सुनिश्चित बहुत बड़ी कराएंगे। चीज़ है जो जी है, ये जी बहुत बड़ा जी जो है जी आपका जो है जो जी। हम और इस पीरियड में जो कोरोना का कहर चल रहा है, तो बराबर उसके लिए स्वास्थ्य विभाग से यहाँ टीकाकरण हो रहा है और जनता आ रही है, उसका लाभ देखने को भी जनता को मिल रहा है। प्रधान जी, आपने बेहतर तरीके से अपनी कार्य योजना को हमारे दर्शकों के समक्ष रखा, और जो प्राथमिकताएं हैं आगे, अगर पुनः आपको जनता अपना आशीर्वाद सौंपती है तो आपने अपनी प्राथमिकताओं को भी जनता के समक्ष रखा। हम भी आपके लिए मंगल कामना करते हैं कि आप पुनः, आपको एक बार ग्राम प्रधान का पद एक बार पुनः आपको जनता सौंपे, और जो जिस तरह से आपने प्रतिनिधित्व अब तक किया है उसी तरह से आप आगे भी प्रतिनिधित्व करेंगे, और गांव की, अपने गांव की जनता के मान सम्मान, उनके सुख समृद्धि के लिए लगातार आप कार्य करेंगे। इसके लिए मैं भी मंगल कामना करता हूं और अग्रिम आपको शुभकामनाएं भी देता हूं। दर्शकों, आपने देखा बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जयनाथ यादव जी ने बेहतर तरीके से अपनी बात को, चूँकि लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का सबका अधिकार है, तो जयनाथ यादव जी ने भी अपनी बात को आपके समक्ष रखा है। अब जयनाथ जी कितना कारगर होंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। आपने कार्यक्रम को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयनाथ जी, आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों के समक्ष जो है बेहतर तरीके से अपनी बात को रखा, यहाँ आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमसे जो है आप इतनी जानकारी प्राप्त किए, और हम अपने सम्मानित जनता के लिए ऐसा हमको आशीर्वाद मिले कि हम फिर उनके विश्वास पर खरा उतरें। इसके लिए हमारी मालनपार की जनता को, सम्मानित जनता को हम चाहेंगे कि फिर हमको पुनः आशीर्वाद मिले और जनता के सुख दुख में शामिल होकर, हर काम में शरीक होकर गांव के विकास को आगे बढ़ाएं। यही हमारी जो है इच्छा है, और इसी काम के लिए इसके लिए हम जनता के सामने जाकर और आशीर्वाद ले रहे हैं, और हमको
उम्मीद भी है कि पुनः जनता हमको आशीर्वाद देगी और जनता के बीच में हम आकर जो अधूरे पड़े काम हैं, जो अब तक नहीं हो पाए हैं, सब काम को पूरा करने के लिए हम प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।